Hello friends, welcome. Welcome to our session number 5 of the course Basic of Stock Market. इस पूरे कोर्स में अब तक हमने ये समझा कि कैसे स्टॉक मार्केट चलता है और कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकते हो। हमारे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लोग डे ट्रेडिंग में ही हजारों रुपए कमा लेते हैं, यानी सुबह को बाय करना और दोपहर को सेल कर देना। इस पूरी एक्टिविटी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि इस पूरी एक्टिविटी में हम कोई भी शेयर्स को हमारे डीमैट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। हमने सुबह को जो शेयर खरीदा है, दोपहर को हम उसे बेच देते हैं और उसके डिफरेंस से प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। इस पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है या कौन सा स्टॉक नीचे जाने वाला है, कब उस शेयर को खरीदना चाहिए, कब उस शेयर को बेच देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? वेल, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे में शेयर खरीद के उसे बेच देना। यानी यहाँ पर हमारा इंटेंशन इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा क्लियर इंटेंशन ट्रेडिंग एक्टिविटी का है और इस पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी से हम पैसे कमाना चाहते हैं विद इन सेम डे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज सुबह को कोई शेयर 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, मैंने सुबह को शेयर को खरीद लिया और दोपहर को मार्केट बंद होते होते वही शेयर का प्राइस 1020 रुपये हो गया, मैंने उस शेयर को बेच दिया। यानी इस पूरी एक्टिविटी से मैंने 20 रुपये कमा लिए। अब आप सोचोगे सर 20 रुपये में आखिर क्या ही हो जाएगा? वेल, अगर यही मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता तो शायद मैं 2000 रुपये कमा लेता, और वही अगर मैंने 1000 क्वांटिटी की ट्रेडिंग की होती तो दोस्तों मैं आज के आज ही 20,000 रुपये कमा लेता। वेल, ये इंट्राडे ट्रेडिंग जितना लगता है उतना आसान नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। ऐसा हो सकता है जो शेयर आपने सुबह को 1000 रुपये में खरीदा है विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल गो अप, वो एक्चुअली में नीचे चला जाता है। यानी दोपहर को मार्केट बंद होते होते वो 980 रुपये पे आ जाता है और ऐसे केस में आपको जबरदस्ती वो शेयर को बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो इंट्राडे ट्रेडिंग की है, यानी बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज विद इन सेम डे। तो जो शेयर को आपने सुबह को खरीदा था उसको दोपहर को बेचना ही पड़ेगा अगर आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी इंट्राडे है तो। इस केस में आपको पर शेयर 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने 1000 रुपये खरीदा था और अब प्राइस 980 रुपये हो गए हैं। ऑल्सो अगर आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया होता तो दोस्तों 2000 रुपये का लॉस हो जाता। वहीं अगर किसी ने 1000 क्वांटिटी में ट्रेड किया होता तो उसे 20,000 रुपये का लॉस हो जाता जस्ट विद इन 1 डे। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है एंड एज पर सेबी रिपोर्ट जितने भी लोग डे ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 90% लोग पैसे गंवाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमा पाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या, और जो लोगों को पता भी है वो लोग इसको अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। किसी भी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस आपको किसी भी स्टॉक की लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है, उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म में होने वाली प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। और इसीलिए इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है और ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। लेकिन इंडिया में 90% लोगों को बस जल्दी पैसे कमाने की लालच होती है और इसीलिए वो डे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं विदाउट लर्निंग प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। और यही वो गलती है जिसकी वजह से पूरे ट्रेडर कम्युनिटी के 90% लोग आज भी लॉस कर रहे हैं। हार्डली 10% लोग ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। इस 10% की कैटेगरी में आप भी शामिल हो सकते हो एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, लेकिन उसके लिए आपको सीखना होगा टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए समझते हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ टू लर्न इट। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसे हम शॉर्ट टर्म में किसी सिक्योरिटीज के प्राइसेस में होने वाली मूवमेंट का अंदाजा लगाने के लिए यूज करते हैं।
इससे हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा पॉइंट्स को यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी के बेसिस पर जमा किए हुए डेटा को यूज करते हैं। लाइक एग्जांपल चार्ट मूवमेंट्स, प्राइस मूवमेंट्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम जैसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स। आपने कई बार किसी सिक्योरिटी के प्राइस मूवमेंट को ग्राफ पर देखा होगा और तब आपने कुछ इस प्रकार की लाइंस भी देखी होगी। इस अलग अलग लाइंस और अलग अलग डिजाइन्स का मतलब क्या है? ये सब कुछ होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग इंडिकेटर्स। इन अलग अलग इंडिकेटर्स की हेल्प से हम किसी भी सिक्योरिटी के प्राइसेस यहां से ऊपर जाने वाले हैं या यहां से नीचे जाने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। ये इंडिकेटर्स 100% श्योर तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे इंडिकेटर्स की 80 से 90% तक की एक्यूरेसी होती है और इसीलिए बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट भी ऐसे इंडिकेटर्स को यूज करके ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं और उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। मेनली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स। वन इज लीडिंग इंडिकेटर एंड सेकंड इज लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर यानी वो इंडिकेटर्स जो हमें किसी सिक्योरिटी के प्राइस में आने वाली मूवमेंट का अंदाजा पहले से दे देते हैं। लीडिंग यानी जो सबसे आगे होता है। अभी तक उस सिक्योरिटी की प्राइस में वो मूवमेंट आई नहीं है, लेकिन हमें पहले से अंदाजा मिल चुका है कि भाई यहां से प्राइस नीचे जाने वाला है या फिर यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर यानी वो इंडिकेटर्स जो थोड़े से लेट होते हैं, लेकिन इसे भी यूज किया जाता है टू गेट कंफर्मेशन ऑन ट्रेंड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास दो इंडिकेटर है, एक है इंडिकेटर ए और दूसरा इंडिकेटर बी। इंडिकेटर ए एक लीडिंग इंडिकेटर है जो हमें प्राइस में आने वाली मूवमेंट का अंदाजा पहले ही दे देता है, जबकि इंडिकेटर बी वो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, वो हमें प्राइस में आने वाली मूवमेंट का अंदाजा बाद में देता है। मान लेते हैं ये स्टॉक प्राइस चल रहा है, यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है, इसका इंडिकेशन मुझे इंडिकेटर ए ने ऑलरेडी दे दिया था। अब सच में प्राइस ऊपर आने लगा है, तब इंडिकेटर बी मुझे बताएगा सर देखिए इंडिकेटर ए ने जो बोला था ना वो आज कंफर्म हो चुका है और प्राइस सच में ऊपर जाने लगा है। इस तरीके से लीडिंग इंडिकेटर आपको पहले से अंदाजा देता है और लैगिंग इंडिकेटर उसे कंफर्म करता है। ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट लीडिंग और लैगिंग दोनों इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, बट ये दोनों तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। देखा जाए तो ऐसे 150 से भी ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स है, जिसमें से कुछ लीडिंग है और कुछ लैगिंग है। आपको इसमें से 2-4 ऐसे बेस्ट इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगे और उस इंडिकेटर को यूज करके आपको एक सिस्टम डेवलप कर लेनी है, जो सिस्टम को आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान फॉलो करने वाले हैं। मैं पर्सनली भी ऐसे ही करता हूं। मैं पर्सनली 2 या 3 इंडिकेटर की हेल्प से ही मेरे सारे ट्रेडिंग डिसीजन ले लेता हूं। दो मैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कम करता हूं, ज्यादा करके हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन यानी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जहां पे हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं और ओवरऑल मार्केट का अंदाजा लगाकर उससे पैसे कमाते हैं। डेफिनेटली वहां भी टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है और स्टॉक ट्रेडिंग में भी टेक्निकल एनालिसिस ही यूज होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे हर ट्रेडर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाता है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझना होगा। आइए हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिससे आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा और डिटेल में समझ जाएगा। देयर आर मेनली 5 such components which help us to understand the technical analysis in more detail. Number 1, chart patterns. Number 2, moving averages. Number 3, volume. Number 4, support and resistance levels. And number 5, oscillators. सबसे पहले हम बात करेंगे different charting systems in technical analysis. Mainly technical analysis के अंदर 3 टाइप की चार्ट टेक्निक्स यूज होती है। नंबर 1 लाइन चार्ट, नंबर 2 बार चार्ट और नंबर 3 कैंडलस्टिक चार्ट। आइए इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखता है जहां पर सिंपल लाइंस के थ्रू एक चार्ट ड्रॉ किया जाता है। ये सबसे सिंपल और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ चार्टिंग टेक्निक है।
देखा जाए तो इस चार्टिंग टेक्निक में हम हर पर्टिकुलर पीरियड के सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करके एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं। ये चार्टिंग टेक्निक को टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में इस चार्ट पैटर्न का ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होता है। नंबर 2, बार चार्ट। बार चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आपको रेड और ग्रीन कलर के अलग अलग बार्स दिख रहे होंगे। ये बार्स के अंदर आपको 4 डेटा पॉइंट्स मिलते हैं। एक ओपनिंग प्राइस, दूसरा क्लोजिंग प्राइस, तीसरा हाई प्राइस एंड चौथा लो प्राइस। किसी भी सिक्योरिटी के अंदर होने वाली प्राइस मूवमेंट के अंदर के ये 4 डेटा पॉइंट्स ये बार चार्ट आपको दे सकता है और इसीलिए इसको लाइन चार्ट से बेटर माना जाता है। ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ चार्टिंग टेक्निक है जहां आपको इतने सारे डेटा पॉइंट्स मिल पाते हैं जिससे आपका एनालिसिस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर आपको 2 बार दिख रहे होंगे, एक रेड बार और दूसरा ग्रीन बार। सबसे पहले ये रेड वाले बार को समझते हैं। यहाँ पर 4 डेटा पॉइंट्स है। अज्यूमिंग दैट 100 रुपीज पर किसी स्टॉक का प्राइस आज ओपन हुआ था, वहां से भाव बढ़ते बढ़ते 104 रुपए तक गया था, दैट इज द हाई प्राइस। वहां से सेलिंग प्रेशर आने की वजह से प्राइस नीचे जाने लगा और वो 90 रुपीज तक जाकर आया, लेकिन फिर मार्केट बंद होते होते 92 रुपीज पे शेयर प्राइस क्लोज हो गया। यहाँ 4 डेटा पॉइंट्स थे। ओपनिंग प्राइस 100, हाई प्राइस 104, लो प्राइस 90 और क्लोज प्राइस 92 रुपीज। इस तरीके से ये पूरे रेड बार ने आपको ये समझा दिया कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ था और नीचे क्लोज हुआ, इसीलिए ये बार का कलर रेड कलर हो गया। वही मान लो दूसरे दिन ये शेयर 92 रुपीज पे ओपन होता है, नीचे जाते जाते 90 रुपीज के लेवल को फिर से टच करता है, फिर बाइंग प्रेशर की वजह से भाव बढ़ने लगते हैं। ये भाव करीब 106 रुपए तक जाके आते हैं, लेकिन अंत में 104 रुपए पर प्राइस क्लोज हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुआ था और उससे ऊपर क्लोज हुआ है, ये बार आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। इस तरीके से रेड बार आपको बैरिश मार्केट का सिग्नल देता है और ग्रीन बार आपको बुलिश मार्केट का सिग्नल देता है। सो आई कैन से दैट ये बार चार्ट आपको लाइन चार्ट से कहीं ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाते हैं और इसीलिए ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट लाइन चार्ट के बजाय बार चार्ट को यूज करने लगे थे। लेकिन उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस और चार्टिंग सिस्टम के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया। जापान में सबसे पहली बार ये 3rd पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, दैट इज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये एकदम रेवोल्यूशनरी और सबसे लेटेस्ट चार्टिंग टेक्निक है जिसको 95% ऑफ ट्रेडर्स यूज करते हैं। अब किसी भी ट्रेडर की स्क्रीन खोल के देख लो, आपको यही चार्टिंग सिस्टम देखने मिलेगी। ये चार्ट सिस्टम के अंदर अगेन आपको 4 डेटा पॉइंट्स मिलते हैं जैसा कि बार चार्ट में मिलता था, लेकिन बार चार्ट की लाइंस बहुत ही थिन लाइन होती थी जिसको समझने के लिए आपको चार्ट को जूम करना पड़ता था। शायद आप दूर से एक बार में मार्केट की मूवमेंट का अंदाजा नहीं लगा पाते थे, जिसको विजिबिलिटी फॉर्म में और क्लियर करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की शुरुआत हुई थी। सबसे पहली बार 18वीं सेंचुरी में जापान में इस कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज्यादा यूज होने वाली चार्टिंग टेक्निक बन चुकी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आपको एक कैंडल दिख रही होगी। ये कैंडल के अंदर भी 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं, ग्रीन कैंडल में भी और रेड कैंडल में भी। जैसे ग्रीन बार बुलिश ट्रेंड का सिग्नल देता था, सेम वे ग्रीन कैंडल भी हमें बुलिश ट्रेंड का सिग्नल देती है। वहीं रेड कैंडल बेरिश ट्रेंड का सिग्नल देती है। आइए इसको एक स्टॉक प्राइस मूवमेंट से समझते हैं। यहाँ ये कैंडल के 2 हिस्से हैं। ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, और ये जो नीचे का एरिया है या ये ऊपर की लाइंस है, इसे हम कैंडल की विक या फिर टेल कहते हैं। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 100 रुपीज पे ओपन होता है, नीचे जाते जाते वो 94 रुपीज तक जाता है, फिर वहां से बाइंग प्रेशर की वजह से वो बढ़ने लगता है, 120 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन मार्केट बंद होते होते वो 116 रुपए पे बंद हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके की कैंडल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगेन यहाँ भी आपको 4 डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस।
अगर वही उल्टा होता है, जहां मार्केट ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, तो उसे हम रेड कैंडल से डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं किसी सिक्योरिटी का प्राइस 120 रुपीज़ पर ओपन होता है, भाव बढ़ते बढ़ते 122 तक चले गया, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर की वजह से भाव गिर के 100 रुपये पर आ गया और अंत में मार्केट बंद होते होते वो 104 रुपये पर क्लोज हो जाता है। क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे क्लोज हुआ है, ये एक रेड कैंडल से डिनोट किया जाएगा। किसी भी कैंडल के अंदर ओपन और क्लोज प्राइस के डिफरेंस को हाईलाइट किया जाता है और उसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, जबकि हाई प्राइस और लो प्राइस तक के प्राइस बैंड को हम विक से यानी कि टेल से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट की, दैट इज मूविंग एवरेज। ये देखिए, ये किसी सिक्योरिटी के प्राइस का चार्ट है और इस चार्ट पर ये जो लाइंस आपको दिख रही है रेड और ब्लू कलर से, ये है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज स्टैटिस्टिकली प्रीवियस प्राइसेस के एवरेजेस को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक 7 डेज की मूविंग एवरेज ले लूँ तो वो पिछले 7 दिनों के प्राइसेस का एवरेज प्राइस डिनोट करने लगेगी और ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और पिछले प्राइस मूवमेंट की एवरेज प्राइस से बनी हुई लाइन को ही हम मूविंग एवरेज कहते हैं। यहाँ पर 7 डेज, 12 डेज, 14 डेज अलग अलग टाइमलाइन की मूविंग एवरेज सेट की जा सकती है और इस मूविंग एवरेज की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हो। आप ये देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर दिन में भले प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट बैरिश ट्रेंड में है, या फिर एक पर्टिकुलर दिन पे भले ही प्राइस नीचे चला गया, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। इस तरीके से हम ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा लगाने के लिए मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में हर सेकंड प्राइस चेंज होते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड विद एवरी माइनर चेंज इन द प्राइसेस। Therefore, majority of the traders use moving average to identify the trend of the market. और मैं पर्सनली भी टेक्निकल एनालिसिस के दौरान मूविंग एवरेज पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। डेफिनेटली ये मूविंग एवरेजेस एक लैगिंग इंडिकेटर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेडिंग करना चाहते हो और इसके लिए अलग अलग चार्टिंग पैटर्न्स, टेक्निक्स और एवरेजेस को समझना चाहते हो, तो आपने डिटेल रिसर्च और स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मूविंग एवरेजेस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एग्जांपल, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन इसके अंदर अलग अलग टाइमलाइंस होती है। 7 डेज की मूविंग एवरेज, 14 डेज मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या शायद 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर एक मूविंग एवरेज के बेसिस पर बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेना अलग अलग हो सकता है। कभी कभी हम मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स को यूज करते हैं, कभी कभी हम मूविंग एवरेज को आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पूरी चीज को डिटेल से समझने के लिए आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ेगी। आप किसी भी 1-2 रैंडम यूट्यूबर के वीडियोस देखकर ये नहीं सीख सकते। या तो आपको उसका पूरा कोर्स खरीदना पड़ता है या फिर किसी टेक्निकल एनालिस्ट की बुक डिटेल से पढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों, किसी भी रैंडम ट्रेडिंग डिसीजन के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज ना करें। टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखें, उसके बाद ही अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें। अदरवाइज आप भी उन 90% लोगों की जैसे लॉस कर सकते हो। अगर सच में आप उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हो जहां आप भी डेली ट्रेडिंग करके हजारों या लाखों रुपए कमा सको, तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहिए। अब आते हैं हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर, दैट इज वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम का मतलब आवाज नहीं है, यहाँ वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी ट्रेडेड फॉर दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी इन अ पर्टिकुलर टाइमलाइन। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर शेयर की बात करता हूँ, उस पर्टिकुलर शेयर में कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है, इसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं। लेट्स से टाटा मोटर्स के शेयर्स में आज 40 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, सो आई कैन से दैट टाटा मोटर्स का वॉल्यूम 40 लाख शेयर्स का है एंड सो ऑन। यहाँ पर ये हर 5 मिनट पर चेंज होता है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमें अलग अलग ऑप्शन देती है टू सेट दी टाइमलाइन। ये कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है, या 5 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा या 1 दिन की भी हो सकती है। एक इंट्राडे ट्रेडर जनरली 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट की कैंडल को यूज करता है, जिसमें हर 5 मिनट पे स्टॉक की मूवमेंट कैसे चल रही है, कहां पर ओपन हुई थी, कहां पर क्लोज हुई थी और उस पर्टिकुलर मूवमेंट में कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, ये सारी चीजों को डिटेल में देखा जाता है।
ये देखिए, ये ग्राफ में जो नीचे आपको छोटे छोटे बार्स दिख रहे हैं, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ था, जिससे हम उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के डिमांड और सप्लाई का अंदाजा लगा सकते हैं और इस बेसिस पे भी आने वाली स्टॉक प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट अलग अलग चार्टिंग टेक्निक के साथ साथ वॉल्यूम को भी यूज करते हैं। मैं पर्सनली वॉल्यूम डेटा को बहुत ही क्लोजली स्टडी करता हूं, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बहुत ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ से भाव ऊपर जा सकता है। वहीं अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा सेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। इवन एक पर्टिकुलर ट्रेंड के दौरान वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस से उस पर्टिकुलर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन या रिवर्सल का सिग्नल भी आपको मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर यह स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम कम होते जा रहा है, विच मीन्स दैट ओवरऑल बायर्स बहुत कम हो रहे हैं। भले प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ बायर्स जो उस प्राइस पे सिक्योरिटी को खरीदने के लिए रेडी है वो कम होते जा रहे हैं। ओवरऑल कभी भी अगर एक बड़े क्वांटिटी में सेलर्स आ जाते हैं तो यहाँ से मार्केट घूम सकता है और ये ऊपर जाने वाले प्राइसेस जो हैं वो धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ अचानक से बायर्स की जगह पर सेलर बढ़ गए और प्राइस ऊपर जाने की बजाय अब नीचे जाने लगा है। इस तरीके से वॉल्यूम डेटा पॉइंट्स को यूज करके भी आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किसी भी सिक्योरिटी के प्राइसेस में एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल को हम सपोर्ट और एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल को रेजिस्टेंस मानते हैं। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है, लेकिन इस लेवल पर आकर रुक जाता है, फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पर आकर रुक जाता है एंड सो ऑन। कंटिन्यूअसली वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस लेवल पर बहुत सारे सेलर्स खड़े हैं, यानी जब भी प्राइस वहां पर पहुंचता है लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं। इस लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस यानी वो लेवल जिसके ऊपर स्टॉक चाहकर भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन इसका रिवर्स होता है सपोर्ट। अगर मान लो एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस लेवल पर लोगों को लगता है कि ये शेयर बहुत सस्ता हो रहा है और वो लोग बाय करने लगते हैं। फिर से भाव नीचे आता है, लेकिन उस लेवल पर आकर रुक जाता है, फिर से बहुत सारे बायर्स उसको खरीदने लगते हैं और ये बार बार होने लगता है। इस प्राइस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट यानी वो प्राइस लेवल जिसके नीचे स्टॉक चाहकर भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वहां पर ढेर सारे बायर्स ऑलरेडी शेयर खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी बढ़ते हुए ट्रेंड में रेजिस्टेंस बीच में आ जाए और प्राइस नीचे जाने लगे तो ये और नीचे जा सकता है एंड देन कंटिन्यूज। लेकिन अगर वो प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, तो उसके बाद इस स्टॉक प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ी अप ट्रेंड की मूवमेंट आ सकती है। सिमिलरली सपोर्ट में भी ऐसा ही होता है। अगर एक स्टॉक बार बार सपोर्ट लेवल पर आकर रुक जाता है, लेकिन एक बार वो सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि ये एक सिग्नल था कि अब यहाँ पे बायर खत्म हो चुके हैं। जितने भी बायर वो सपोर्ट लेवल पर खड़े थे अब वो जा चुके हैं। तो जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हमें यूज करना है, या तो उसे मार्केट के अंदर एक बैरियर के जैसे या फिर ब्रेकआउट ट्रेड के जैसे यूज किया जाता है, लेकिन इसकी थियोरी और भी ज़्यादा डिटेल होती है। आपको हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर्स को देखना पड़ता है। आपने वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस को भी अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑल्सो मूविंग एवरेजेस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैं पर्सनली भी इतने सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कंसीडर करता हूँ। किसी भी एक कंपोनेंट के बेसिस पर आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे आखिरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, दैट इज ऑस्किलेटर्स। ऑस्किलेटर्स वो ट्रेडिंग सिग्नल्स होते हैं जिसे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से बनाया जाता है। ऑफ कोर्स इसे कोई इंसान नहीं बनाता, ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम होती है जिससे आपको ऑटोमेटिकली बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स मिल जाते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऑसम ऑस्किलेटर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑस्किलेटर्स होते हैं। आइए हम इस ऑसम ऑस्किलेटर को डिटेल में समझते हैं। इस ऑसम ऑस्किलेटर के अंदर आपको रेड और ग्रीन कलर के बार्स दिख रहे होंगे, जो कि एक माउंटेन के जैसे बने हुए हैं। या तो वो माउंटेन ऊपर की तरफ है या फिर वो माउंटेन नीचे की तरफ है।
जब भी माउंटेन ऊपर की तरफ जा रहा है वो ग्रीन बार्स की जैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन जब भी माउंटेन नीचे की तरफ जा रहा है वो रेड बार से डिनोट किया जा रहा है। ग्रीन बार एक बुलिश सिग्नल है और रेड बार एक बैरिश सिग्नल है। जब भी ये माउंटेन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और वो भी एक ग्रीन बार के साथ, ये एक बाइंग सिग्नल है, जबकि ये रेड बार्स प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग के सिग्नल है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही एक ग्रीन बार नीचे से ऊपर की तरफ आने लगा, यानी कि ये माउंटेन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने लगा, यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल क्रिएट हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर उस सिक्योरिटी को बाय कर दिया तो थोड़े वक्त बाद जहां वो रेड बार बनने लगे हैं वहां सेल करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। कहने का मतलब ये है ऑस्किलेटर्स आपको सिग्नल देते हैं। ये ऑस्किलेटर कोई इंसान नहीं बनाता, ये भी कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक की हेल्प से ड्राइव होते हैं जो कि कंप्यूटराइज होते हैं। यहाँ पर कोई भी टाइप का ह्यूमन इंटरवेंशन या मेहनत नहीं लगती है। मेहनत लगती है तो इसको सीखने और समझने में। अगर आपने ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग कंपोनेंट्स को डिटेल में समझ लिया तो आप भी डेली ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। जनरली ट्रेडिंग के दौरान आपको जो ट्रेड में पैसे लगते हैं उसका 5 to 10% आप आराम से कमा सकते हो। यानी अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हो तो एक एवरेज ट्रेडर दिन में 1,000 रुपए आराम से कमा लेता है। और अगर इसमें मैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऐड कर दूं तो जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी डेली प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगी। लेकिन इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना बहुत जरूरी है। हमने हमारे आज के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस का बस ओवरव्यू लिया है। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, जहां आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से लेकर एडवांस लर्निंग डिटेल में सिखाई जाएगी और अगर आप चाहो तो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके मार्केट से पैसे भी कमा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स इस सेशन के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज विद रिगार्ड टू टेक्निकल एनालिसिस हमें पूछ सकते हैं। हम इसकी कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर जरूर मिल जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।